तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर गए हैं पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 की, जिसका सेकंड पार्ट है ये वीडियो में। आपने जैसे कि चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किस तरीके से हमारी जो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर के अल्टरनेटिव पावर के सेंटर्स जो हैं वो किस तरीके से, मतलब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र किस तरीके से उभर के आए हैं। जैसे कि पहले अमेरिका था, सोवियत संघ था, उसके बाद की किस किस तरीके से जो और सेंटर्स बने। जैसे चाइना भी अब देखा जाए तो ग्लोबल पावर की तरह बनने को तैयार है, अमेरिका तो था ही। और साथ में जो सुपर अल्टरनेटिव जो ये पावर्स होती हैं ये दो तरीके में होती हैं। एक तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, एक जो है छोटी कम्युनिटी के या फिर ग्राउंड लेवल पर होती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब जैसे क्षेत्रीय संगठन जो हैं, आसपास के जो देश मिलकर के, कुछ देशों ने मिलकर के बना लिया, उसे क्षेत्रीय संगठन बोला जाता है। और साथ में जो अमेरिका जैसे बड़े देशों ने मिलकर अपने सहयोग से या फिर पूरे विश्व के सारे देशों ने मिलकर के एक जो सहयोग संगठन बनाया है। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए यूएनओ का, उसमें 193 देश हैं और वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या, वर्ल्ड लेवल की। उसमें 193 देश शामिल हैं, क्योंकि देश के ज़्यादातर सारे देश जो है वर्ल्ड पर रहने वाले सब देश उसमें शामिल हैं। इसी तरीके से जो क्षेत्रीय संगठन होता है उसके अंदर जो क्षेत्र के आसपास के जो वो हैं, अब क्षेत्रीय संगठन की अगर बात कर ली जाए तो हम आसियान का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आसपास के जो देश हैं वहाँ के साउथ एशियन कंट्रीज़, उन्होंने क्या करा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने अपने जो छोटे से एक समूह या फिर एक ग्रुप बना लिया जिसमें अब 10 देश शामिल हैं, पर इसमें पहले 5 देश शामिल हुआ करते थे। सो इसकी ही आज बात करेंगे कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या है, कैसे बना, क्या इसकी प्रासंगिकता है, नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्यों है। तो आज की वीडियो में इसी पे बात होगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये चैप्टर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 2, और हम आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर के पोल साइंस के बारे में। जो बुक का नाम जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी। तो जो कहने का मतलब ये है, जो पोल साइंस है वो समकालीन विश्व राजनीति में पढ़ रहे हैं। सो अगर कोई दिक्कत हो, गलती हो, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। सो चलो चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, इसकी ये अगस्त 1967 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने मिलकर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और बैंकॉक, ये जो थे 5 देश शामिल थे इसमें। इन्होंने क्या करा, बैंकॉक के अंदर ही एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर पर साइन करे और आसियान की स्थापना कर ली। इन्होंने क्या करा, 5 देशों ने मिलकर के बैंकॉक घोषणा पत्र के ऊपर, थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, तो थाईलैंड के अंदर बैंकॉक पड़ता है। तो बैंकॉक के अंदर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्होंने क्या कर लिया, आसियान को बना डाला। और आसियान क्या है मैं आपको फिर बता दूं, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब होता है कि आसपास के कुछ देशों ने मिलकर जो संगठन बनाया है वो क्षेत्रीय संगठन कहलाता है। उसके उद्देश्य जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा करना, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इन सब चीज़ों के होती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि बाद में इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति में शामिल कर लिया। इसमें क्या हुआ कि इसके बाद पहले 5 देश शामिल थे, बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। तो इसकी संख्या हो गई 10। सो मैं आपको जैसे बता रहा था, अब इसकी जो सदस्य संख्या है एक तरीके से हमने पढ़ ली। सबसे पहले सदस्य संख्या कितनी थी इनकी, 5 थी। अब इनका काम अच्छा लगा लोगों को या और देशों को भी, तो इन्होंने क्या करा, इसका जो है विस्तार कर दिया। इसका विस्तार करते के साथ ही इसमें 10 देश शामिल हो गए, 5 और शामिल हो गए। अब टोटल जो संख्या है वर्तमान में इसकी वो है कितनी, 5 नहीं 10। पहले 5 थी, फिर 5 और जुड़े, फिर ये जो है 5-5 करके अब कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। अब समुदाय इसमें 10 देश शामिल हैं। साथ में अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा देश कब शामिल हुआ। अगर आपको ये जानना है तो आप ये भी जान सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रुनेई था
वो 1984 में, मतलब 1984 में इसके साथ में हुआ। और जो वियतनाम था वो 1995 में आसियान का सदस्य बना। और लाओस जो और म्यांमार जो थे ये तो 1997 में बने। कंबोडिया जो था 1999 में बना। तो आप ये देख पाए होंगे कि ब्रुनेई कब हुआ, 1984 में, और वियतनाम 1995 में, लाओस जो था और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया जो था 1999 में इसमें शामिल हुए। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो देश उसमें शामिल हुए। उसी तरीके से आसियान के तो जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो क्या उद्देश्य हैं, कि मतलब उसका एम क्या है, कि किस वजह से ये जो संगठन है क्यों बने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए। पहला क्या था उसका कार्य, सबसे पहले सोच उसकी थी कि अपने जो क्षेत्रीय संगठन के लोग हैं या देश है, मतलब उससे तात्पर्य यह है कि देश जो हैं उनका आर्थिक विकास करना है। साथ में दूसरे पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें बता रहा है कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, जो उनका कल्चर वगैरह है या उनकी जो सोशल सोसाइटी है उसका विकास जो है इनको बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेकर के जाना है, जिसलिए इनको इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए इस तरीके से इनको अपना सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, और साथ साथ में कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। अब ये क्या कह रहे हैं कि कानून का भी पालन करना है इन्हें, संयुक्त राष्ट्र के जितने नियम बने हुए हैं क्षेत्रीय शांति को लेकर उनका भी पालन करना है, और साथ में इन्हें और ज़्यादा शांति को स्थापित करना है और उसको बढ़ावा देना है, जिससे किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था या फिर किसी भी प्रकार का जो वो है उत्पाद ना वो बढ़ सके। तो और साथ में हम बात कर लेते हैं कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली की इसमें हम बात कर लेंगे कि आसियान शैली क्या है, किसे कहते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इन्होंने क्या करा, पेश कर दिया समाज के या फिर देशों के सामने। और आसियान ने काफ़ी इस बात को लेकर के नाम भी कमाया, यश कमाने का मतलब है नाम कमाया, इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। अब इसमें डेफिनेशन आपको ये सिर्फ पेपर में इतनी लिखनी कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 नंबर में पूछ सकता है कि अच्छा क्वेश्चन है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हो। तो आपको सीधा सिंपल जवाब लिखना है। आसियान शैली का तात्पर्य है अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। आप इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सो सिर्फ इसमें ये अनौपचारिक मतलब ये है जो बेमतलब की अनऑफिशियल चीज़ें हैं उन पर ना ध्यान देते हुए, टकराव रहित मतलब किसी भी कार्य को बिना टकराव के सुलझा लेना, और सहयोग से हमेशा चलना, ये है इनकी नीति जिसे हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि जो आसियान का मैप है आपने देखा होगा, इसके सदस्य देशों की को भी देखा होगा, वो इसमें ये शामिल है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सारे जो देश हैं इसमें शामिल हैं, आप देख पा रहे होंगे। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो है लाओस है इधर की साइड में, ये म्यांमार है, और ये थाईलैंड है, ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये कंबोडिया है, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है, ये ब्रुनेई है, ये इंडोनेशिया है। ये सारे देश जो हैं ये एशियन ग्रुपिंग है, मतलब 10 देशों का समूह है। ये क्या है, 10 देशों का, इसमें 10 कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं। और जो इनका काम है आपको पता ही है, ये जो है आपस में सहयोग और ट्रेड जो भी है इनका, इन सबको ये बढ़ावा देते हैं और अपना आर्थिक विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, और इनका एक विज़न था, विज़न 2020, वो भी आपको पता ही होगा, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलो, तो यहाँ आपने जिस तरीके से इनका मैप भी देख लिया, सारी चीज़ देख लिया आपने, तो चलते हैं आगे। ये 10 कंट्रीज है। इसी तरीके से जो आसियान के प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आसियान के जो 3 पिलर्स हैं कि जिस पे वो बहुत अच्छे से जो है टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो इतना इन्हें नाम कमाया है सारी चीज़ें। तो इसको बेनिफिट जो किसने करा, वो इनके जो इन्होंने जो एक तरीका निकाला है, आप कह सकते हैं इन द सेंस कि आसियान के प्रमुख स्तंभ, ये पिलर्स हैं आसियान को चलाने वाले। तो ये इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय में सुरक्षा से रिलेटेड है, बड़ा सुरक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना। आसियान आर्थिक समुदाय में क्या है, इन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया जो ये बिग पिलर है कि आर्थिक विकास को ज़्यादा से ज़्यादा तेज कर सकें और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा दे सके साथ साथ में। ये कहने का मतलब ये, इन्होंने इस तरीके से प्लानिंग करी चीज़ों की कि आपने अपनी सुरक्षा तो मानव की ज़रूरी है ही, साथ में अपने
आर्थिक विकास को भी करना और साथ में अपना जो कल्चर है और अपनी सोसाइटी है उसको बहुत आगे तक लेकर के जाना। तो आप सोच पा रहे होंगे कि जी ये अपने कल्चर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी इकोनॉमिकली भी ये अच्छा होना चाह रहे हैं, मजबूत होना चाह रहे हैं। तो साथ साथ में तो इनके जो क्षेत्रीय संगठन है खुद ही, आप अगर सारी डायमेंशन में अगर ध्यान दे करके चलोगे, हर तरफ ध्यान दे कर चलोगे, तो आपकी वीकनेस बहुत कम से कम हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। और ये लड़ाई झगड़े का भी सहारा किसी से नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा टकराव रहित नीति का ये पालन करते हैं। और जो ये आसियान है ये सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। कि अगर कोई भी क्षेत्रीय विवाद है, अगर अब मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करता, जैसे अभी ये पर्टिकुलर आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल करंट टाइम में अभी इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन के बीच में जो विवाद है, सैनिक विवाद जो था वो किस तरीके से बढ़ चुका था। तो साथ में यही आसियान कहता है कि जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं, आप क्षेत्रीय विवाद जो हैं आसपास के, उन्हें सैनिक टकराव तक बिल्कुल ना ले जाएं, उसे बातचीत से आप सुलझा लें। बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है वो, बिल्कुल भी आसियान। और साथ में मैं बता दूं, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य जो है, आसियान देशों का साझा बाजार, वो क्या करता है कि एक साझा बाजार होना चाहिए जितने भी आसियान के अंदर देश हैं, और उत्पादन आधार तैयार करना और इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। अब इन्होंने क्या कर दिया, टकराव रहित नीति को अपना लिया, और जो विकास है वो अपनी जो साझा बाजार कर लेना सबके लिए खोल के, और उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार कर लेना, और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। और साथ में मैं आपको बताऊं, ये कर दिया इन्होंने। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य जो है, जो आसियान जो कल्चर और सोसाइटी को बहुत बढ़ाएगी, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आसियान देशों के बीच में टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना। वो क्या कहते हैं, टकराव ना हो करके बातचीत की नीति को कब पालन किया जाए। और साथ में मैं आपको आप समझ पाए होंगे इसके तीनों मंचों के बारे में। और जो ये आपको जो लिंक बना के दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो लिंक हैगा वो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकें। मैंने फर्स्ट पार्ट के नोट्स भी उसमें डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर चेक करना। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स हैं ये ओवरव्यू है पूरे एनसीईआरटी का। मैं नहीं कहता कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, पर अभी आने वाले समय में क्या पता मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा दूं आपको। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप इन नोट्स को पढ़ें, क्योंकि ये पूरा ओवरव्यू है। तो आप क्या करना, इन्हें एक बार पढ़ के, मेरी वीडियो देख के, और एनसीईआरटी की बुक को एक बार रीड कर लेना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। कहीं से भी अगर इंसान को, या फिर क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप कहीं से भी नहीं चूकोगे, हर जगह से आंसर दे दोगे। तो चलो इसी की क्रम में बढ़ते हुए आसियान क्षेत्रीय मंच की अगर बात कर लें हम, कि आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अब आपसे कोई पूछेगा कि आसियान कब बना, तो आप क्या कहोगे, 1967 में बना। और आपसे पूछेगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1994 में, मतलब 1994 में। जिसका उद्देश्य क्या था, अब इसका जो था एम क्या था, उद्देश्य, ये सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल मिलाना। कि अब ये जो नेक्स्ट लेवल जो इनकी सिक्योरिटी थी उसको और ज़्यादा बढ़ाना, और साथ में जो विदेश नीति है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें क्या बोलते हैं, तालमेल बैठाना, मतलब और ज़्यादा अच्छे कार्य या बदलाव जो है वो करने, जो भी हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता क्यों है, मतलब इसकी जो अभी इम्पोर्टेंस है और इसकी ज़रूरत है वो क्यों है अभी वर्तमान समाज के अंदर। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट अगर देख लेते हैं, तो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति जो है, ख़ास तौर से भारत और चीन जैसे तेज़ से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले को दिखाती है, ये प्रदर्शित करती है, जैसे कि आप समझ ही पाए होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आसियान है, आसियान ने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। क्या करा इन्हें, निवेश के लिए मतलब खुला क्षेत्र, मुक्त व्यापार कर दो, फ्री ट्रेड कर दो, और श्रम में भी फ्री वो, और सेवाएं जितनी है वो सब फ्री ट्रेड, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कम कॉस्टली कर पाएँ और ये सब पे पहुंच सके। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका तथा चीन जो हैं, चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि दिखाई। इन्होंने क्या करा, फ्री ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वहाँ इन्वेस्ट करेंगी, फ्री ट्रेड रहेगा,
तो क्या बोलते हैं उस देश का जो विकास है जल्द से जल्द हो सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे अगर अगर भारत का एग्जांपल लिया जाए कि 1991 के बाद में भारत ने भी देखो कि भारत ने भी और पूर्व की ओर देखो की नीति का जो है अपनाया। और साथ में इन्होंने भारत ने आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ में इन्होंने क्या करा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के है वो साइन कर लिया। इन्होंने क्या करा, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया, मुक्त व्यापार समझौता कर लिया। अब पूर्व की ओर देखो की नीति, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति को अपनाया। सो आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। और साथ में भारत ने आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार का प्रयास किया। आसियान का मतलब ये है कि क्षेत्रीय कम्युनिटी, उन्होंने पूरे देशों के साथ में मुक्त व्यापार संधि करने का भी इन्होंने ट्राई करा, परंतु सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड कर लिया एग्रीमेंट। सही है। उसके बाद अगर मैं आपको 7वें पॉइंट की अगर बात बताऊं कि आसियान ने असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति में है। और साथ में आपको मैं बताऊं, इन्होंने अपने जो आसियान की असली जो ताकत थी वो सदस्य देश और सहभागी देश और गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच में निरंतर संवाद या कन्वर्सेशन चलती रही, जिससे इनको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। और साथ में मैं आपको बताऊं 8वें पॉइंट में कि यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि एशियाई देशों और विश्व शक्ति को राजनीति और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है, ये एकमात्र सिर्फ एक ही ऐसा संगठन है जो एशियाई देश जो मतलब एशियन कंट्रीज है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुम्हारा भारत, ये जितनी भी एशियन कॉन्टिनेंट की जो देश हैं उनके लिए, और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर, राजनीति के मामले पर और सुरक्षा मामले पर क्या करते हैं, एक मंच देते हैं, मंच उपलब्ध कराते हैं जहाँ पर ये इस बात पे चर्चा या फिर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय अभी करंट का अगर कोई एग्जांपल उसमें डालना हो तो आप क्या डाल सकते हैं कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो आपको वर्तमान में पता ही होगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, और उन्होंने देश की यात्रा की, कहाँ की, आसियान देशों की यात्राएं की और सहयोग बढ़ाने पर भी काफ़ी समझौते किए इन्होंने। और पूर्व की ओर देखो कि नीति के स्थान पर अब इन्होंने क्या कर दिया, पूर्वोत्तर कार्य नीति कर दिया, और ये बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो आप अगर जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में पूर्व की ओर देखो की नीति को किस नाम से बदल दिया गया है, या आपको मैं बता दूं कि इसको किस तरीके से पूछ सकते हैं एक नंबर में कि पूर्वोत्तर कार्यनीति क्या है, तो आप बताओगे कि जो पूर्वोत्तर कार्यनीति है वो पूर्व देखो की नीति का एक अपडेटेड वर्जन है। एक तरीके से पूर्व की ओर देखो की नीति जो थी अब वो पूर्वोत्तर कार्यनीति हो गई। जैसे पहले नीति आयोग था, अब पहले पंचवर्षीय योजना था, अब नीति आयोग हो गया है। इसी तरीके से इसको बदल दिया है इन्होंने और इसकी संकल्पना जो है प्रस्तुत कर दी। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 में इन्होंने क्या करते हैं, जो गणतंत्र दिवस था उसके जो समारोह में ये क्या बोलते हैं, आसियान के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी कर देते हैं। अब इन्होंने क्या सहयोग बढ़ाने की कोशिश चालू कर दी, क्योंकि पहले तो ये खुद गए वहाँ पे देशों में यात्राएं की, उसके बाद में उनके प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको भी अपने देशों में बुलाया, जिससे सहयोग की जो है नीति को बढ़ावा दिया जा सके। अब जैसे कि मैंने आपको सारी बातें बताई, और साथ साथ में आप जो है थोड़ा सा मैप पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले इसमें 5 देश शामिल थे और बाद में ये 10 देश शामिल हो गए इसमें। और साथ में मैं आपको क्या बोलते हैं, आसियान के थोड़े से झंडे के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं आसियान का झंडा दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर 10 धान, ये जो बालियाँ दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है ये एकता के सूत्र में बांधती हुई दिखाई दे रही है, कि मतलब सारे देशों को एक साथ इन्होंने बांध के रख रखा है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अगर बिल्कुल पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स के जो है आपको मिल जाएंगे, तो साथ में आप जाइए, इसको जल्दी से जल्दी चेक करिए और वीडियो को शेयर करते ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के अंदर।